श्रम विभाजन संबंधी आज हम देखेंगे एक पिछले साल का यूपीएससी का मैंने क्वेश्चन लिया है, उस आधार पर हम देखेंगे कि इस जो हमने पढ़ा है क्या उस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम हुए या नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा जाए। ये एक छोटा सा प्रयास है, हो सकता है प्रश्न के उत्तर में कुछ खामियां रह गई हों या कुछ त्रुटियां रह गई हों। अगर आपको समझ में आए, कोई गलती नज़र आए आपके ज्ञान के स्तर से, या फिर कुछ भी त्रुटियां रही हो, तो आप हमें सुझाव जो है अपने कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इमाइल दुर्खिम जी का प्रश्नोत्तर अभ्यास से। देखो, प्रश्नोत्तर अभ्यास से क्या होता है कि हमें मेंस में लिखने का एक आइडिया मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है कि किस तरह से हम मेंस के प्रश्नों। बहुत से बच्चे होते हैं जो किताब से या नोट से पढ़ तो लेते हैं, पर जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो उनको 2-4 लाइन से ज़्यादा लिख नहीं पाते। उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन से एक्चुअली में मांग क्या रहा है और हम क्वेश्चन में लिखे क्या, जबकि उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी वो मतलब क्वेश्चन को उस आधार पर व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो तो एक ये वो इसी श्रेणी में एक ये प्रयास है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति एवं समाज में संबंध की क्या प्रकृति है। समाज में सम विभाजन के उनके विश्लेषण की मदद से इसे समझाइए। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक तो इमाइल दुर्खिम का जो व्यक्ति व समाज का संबंध है, इसकी प्रकृति पूछ रहा है, और इस व्यक्ति व समाज को आपको किस आधार पर समझाना है। जो दुर्खिम जी ने जो कि श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, उस आधार पर जो कि व्यक्ति व समाज के संबंध को आपको बताना है। ये क्वेश्चन का डिमांड है। पहले हम क्वेश्चन समझ लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। देखो, क्वेश्चन हमको कितने शब्दों में करना है, 250 शब्द। 250 शब्द का मतलब होता है दोस्तों, आप मोटा मोटा मान लो 2 पेज। ठीक है, 2 पेज से ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा कम हो तो चलेगा। आओ हम भूमिका से तैयार करते हैं एक थोड़ा सा। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र में प्रकारवाद के जनक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। प्रकारवाद का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक विधि को जो ज़्यादा तर्ज दे, किस तरह से जो कि आपने देखा ही है पिछले लेक्चर में, दुर्खिम जी ने जो कि प्रत्यक्षवाद का या प्रकारवाद का जो कि प्रयोग किया है अपने अध्ययन में। तो इन्हें जो कि प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। इमाइल दुर्खिम का मानना है, अब देखो समाज और व्यक्ति के संबंध के बारे में बताते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा है। इमाइल दुर्खिम का मानना है कि समाज में व्यक्ति का व्यवहार, क्रियाकलाप आदि समाज द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होता है। ठीक है, एक मोटा मोटा हम भूमिका में लिखेंगे कि इमाइल दुर्खिम जी क्या सोचते हैं इस विषय पर। इसके लिए उन्होंने अपने पद्धति शास्त्र में अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के जैसे ही सामाजिक तथ्य को विकसित किया है, जो सामाजिक संबंधों की अमूर्तता को सामाजिक वस्तु बनाने का कार्य करता है। जैसे अब जो वैज्ञानिक तथ्य है वो तो हम देख सकते हैं, तो वो सामाजिक वस्तु मान लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक संबंध है आप उसको देख नहीं पाओगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि उन्हीं संबंधों को जो कि अमूर्त है उसको एक वस्तु की तरह बनाया। कैसे? इसे सामाजिक तथ्य मानकर। जैसे परिवार, अब आपको दिखता तो नहीं है, अमूर्त है, लेकिन इसको एक सामाजिक तथ्य माना है ना, वस्तु की तरह इसका उपयोग किया है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में। चलो आगे देखते हैं। सामाजिक तथ्य अपनी वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के आधार पर सामाजिक संबंधों की व्याख्या करता है। ये हमने पढ़ा था सामाजिक तथ्य के संबंध में। ठीक है, ये हमने हल्का सा बता दिया कि किस तरह से समाज जो कि व्यक्ति से लिंक है, ये हमने हल्का सा बता दिया। अब उनका क्वेश्चन का मेन डिमांड था कि श्रम विभाजन के संदर्भ में ये हमको समझाना है ये बातें कि समाज और व्यक्ति किस तरह से आपस में जुड़े हैं, या किस तरह से समाज में एकता व्यक्ति की बनी हुई है। ठीक है, तो आओ अब उस तरफ जाते हैं। इसी संदर्भ में व्यक्ति व समाज के संबंध हेतु सामाजिक तथ्य, देखो इसी संदर्भ में व्यक्ति व समाज के संबंध हेतु एक सामाजिक तथ्य श्रम विभाजन भी इमाइल दुर्खिम ने विकसित किया है। इमाइल दुर्खिम ने जो कि श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य बताया है व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने के लिए। चलो अब आओ इस पर देखते हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के अंतर्गत सरल समाज, जिसमें कौन सी एकता थी? यांत्रिक एकता। ठीक है, भूलना नहीं दोस्तों। दूसरा है जटिल समाज, जिसमें सावयवी एकता थी। ठीक है, मतलब सरल समाज व जटिल समाज के आधार पर सभी प्रकार के समाजों में व्यक्ति व सामाजिक एकता को दर्शाया, जिसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध कृति डिवीजन ऑफ लेबर में दुर्खिम ने किया है। देखो, उनके बुक का नाम लिखना बहुत मस्ट है, इससे आपका 1 नंबर सीधा सीधा बढ़ेगा। ठीक है, बस ये 3 शब्द से ये देखो आप, ये हमने बता दिया कि उन्होंने कि किस तरह से समाज का अध्ययन किया है सरल और जटिल समाज में, और उसमें किस तरह की एकता बताई है, और उसका जो कि जिक्र किस में किया है? बुक में किया है। अब थोड़ा सा उन्होंने जो सरल समाज, जटिल समाज बताया है, किस तरह से समाज जो कि व्यक्ति और समाज को जोड़ा है, वो हम देख लेते हैं।
पहले हम सरल समाज की तरफ चलते हैं। सरल समाज में याद करो आप, मैंने आपको बताया था जनसंख्या कम थी, उत्पादन कम था और लोगों की आवश्यकताएं भी कम थी। आवश्यकता कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। सभी पुरुष और स्त्री एक समान उत्पादन कार्य करते थे। अब ऐसा नहीं था कि कोई पुरुष एक काम कर रहा है तो स्त्री वो नहीं कर सकती। देखो काम बहुत सरल था, जटिल नहीं थी काम में, तो इसलिए कि सभी लोग काम को कर सकते थे। धर्म व मूल्यों की प्रधानता थी उसमें सरल समाज में, और सामूहिकतावादी पर जो कि बल दिया जाता था। इससे क्या होता था, इन्हीं आधार पर जो कि व्यक्ति में एकता दिखती थी। तब देख लिए किस तरह से समाज की जो धर्म है, मूल्य है, सामाजिक मूल्य है या सामूहिकतापन, ये जो कि व्यक्ति में एकता लाते थे, व्यक्ति को जोड़े रखते थे आपस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लिए, अगर कोई एक ही इंसान वस्त्र निर्माण, मुझे उस समय अगर देखें सरल समाज में, तो वस्त्र निर्माण की अगर हम देख लें या कपड़ा उद्योग की बात कर लें, तो मतलब सिंपल कपड़े होते थे। एक ही इंसान क्या करता था, कपड़ा बुनता था, उसको डिजाइन करता था, उसको फिर बाजार ले जाकर बेच देता था। तो देख लो यहाँ पे जो कि श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा है नहीं, सिंपल है। श्रम विभाजन में बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि कार्यों में बंटवारा नहीं है। आगे देखो, अब आते हैं हम जटिल समाज की तरफ। देखो सरल समाज का एकता का कारण तो ये हमने बता दिया। अब जटिल समाज में एकता किस आधार पर, ये हम देखते हैं। जटिल समाज में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे समाज सरल समाज से जटिल होता गया, जनसंख्या अत्यधिक होती गई, अतः समाज का दायित्व बढ़ गया कि सभी की जरूरत को पूरा करे। इसके लिए उसने क्या किया, कार्यों में विविधता लेकर आई, तो जिससे कि लोगों के कार्यों में विशेषता आने लगी। जैसे हम वही कपड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे कपड़ा देख लो, यहाँ पे पहले क्या होता था, कपड़ा एक ही व्यक्ति जो है कि कार्य करता था, उसका मतलब उसका उत्पादन करता था, उसको बेचता था। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, बुनाई का काम कोई और कर रहा है, डिजाइन का काम कोई और कर रहा है, पैकेजिंग कपड़ा का कोई और कर रहा है, बाजार तक पहुंच कोई और कर रहा है, ग्राहक तक इसको पहुंच कोई और सुनिश्चित कर रहा है। देखो अब एक ही काम में कई लोग लग गए हैं। और उसी तरह और देखो श्रम विभाजन की विशेषता, मतलब जहाँ पे कौशल की जरूरत पड़ती है, उस संबंध में अगर हम बात करें तो कार का मैन्युफैक्चर ले लो। जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, कार के आधार पे देखो व्यक्ति 5, यहाँ पे हमने 5 व्यक्ति लिए। कार की डिजाइनिंग कोई और कर रहा है, इसके इंजन का निर्माण कोई और कर रहा है, कार के टायर का मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, कार की पेंटिंग कोई और कर रहा है, और कार का बाजारी कर रहा था, कार को बेच कोई और रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बताया, एक ही कार्यों को दक्षता व कुशलता के आधार पर बांट दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, श्रम विभाजन। पर उस एक कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखो वो जो कार वाला एग्जांपल था, अगर सभी लोग नहीं अपना काम करेंगे तो वो एक कार्य, मतलब वो कार बनकर बाजार में नहीं बिक पाएगा। ठीक है, लोग क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है। अब देखो दुर्खिम क्या कहते हैं, अतः जटिल समाज में जहाँ सामूहिकता में कमी व व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है, सामाजिक मूल्यों में कमी हुई है, तो वहीं समाज के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक अंगों का निर्माण हुआ है। और देखो फिर भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों? अब देखो ये सब की तो कमी है, लेकिन फिर भी लोग आपस में जुड़े क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे पर निर्भरता के कारण आपस में जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं। इसी आधार पर पूरा विश्व, एक मैंने वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जांपल ले लिया, इसी आधार पर पूरा विश्व वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व जो देख लो, विभिन्न देश जो कि एक दूसरे पर निर्भर, जैसे भारत जो कि डीजल पेट्रोल के लिए मिडिल ईस्ट के और अन्य देशों पर निर्भर है ना। भारत से भी जो है कि दवाएं मैन्युफैक्चर करता है, पूरे विश्व को सप्लाई करता है, लेकिन उस दवाओं के कच्चा माल के लिए भारत जो कि चीन पर निर्भर है। तो क्या है, पूरा देश देखो, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा है वैश्वीकरण के माध्यम से। तो वो वैश्वीकरण कैसे हुआ है? एक तरह से देखो श्रम विभाजन के कारण ही हुआ है। फिर देखो दुर्खिम ने जटिल समाज में व्यक्ति के इस एकता को सावयवी एकता कहा है। यह व्यक्ति को आपस में जोड़कर रखता है, वह जिसका आधार क्या है, निर्भरता। ठीक है, अब आओ देखो व्यक्ति का समाज से संबंध कैसे, इस तरह से देखो हम उस सावयवी एकता को बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसके लिए सामाजिक अंग जो कि बहुत कुछ कार्य करते हैं, तभी वह व्यक्ति की एक अच्छे माहौल में कार्य कर सकता है। देखो कैसे वो सामाजिक अंगों पर निर्भर है कोई व्यक्ति। पुलिस प्रशासन अगर शांति व्यवस्था पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करती है, तभी व्यक्ति के लिए कोई कार्य का एक माहौल तैयार होगा। जैसे मान लो अगर दंगे फसाद हो तो क्या वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। वहाँ पे अब अशांति अस्थिरता होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसलिए पुलिस प्रशासन का निर्माण किया गया सामाजिक अंग के रूप में। न्यायालय, अगर मान लो किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो न्यायालय में जाकर अपने अन्याय के प्रति विरोध कर सकता है, न्याय पा सकता है। राजनीतिक अंग भी का भी निर्माण किया गया है, या जो उस व्यक्ति से संबंधित जो कि नीति निर्माण करता है, उसके लिए योजनाएं विभिन्न लाता है, जिससे उसकी हेल्प हो सके और उसके कार्य पे बेहतर तरीके से कार्य कर सके। पारिवारिक एक सामाजिक अंग है, जो व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है ना। मानसिक रूप से, जो कि उसको मानसिक बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों,
ठीक है। मानसिक विकार सबसे खतरनाक बीमारी होती है और इसका जो कि व्यक्ति को जो कि मानसिक विकार से बचाने में सबसे अहम भूमिका होती है उसके परिवार की। तो परिवार से जो व्यक्ति जितना जुड़ा है वो जो कि मानसिक तनाव से उतना ही कम है। और देख लो आर्थिक अंग से क्या होता है, जो भी समाज में आर्थिक क्रिया करे उससे व्यक्ति को जो कि भोजन प्राप्त होता है। अब देखो इन सामाजिक अंगों के बिना जो कि व्यक्ति जो है कि अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, अपना कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इस आधार पर हम कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है कि अपने इन कार्यों के कारण ये जो विभिन्न कार्य ये लोग कर रहे विशेषज्ञ हैं, इन्हीं के आधार पर जो कि व्यक्ति जो कि समाज से जुड़ा है। अब देखो आगे थोड़ा सा हम भारत के संदर्भ में इनके पॉइंट को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमको इंडिया का एंगल हर क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा आपको डालना होगा। भले वो पश्चिमी सभ्यता से क्वेश्चन हो, कुछ पश्चिमी थिंकर पूछे, मतलब जीएस पेपर 1 का पेपर 1 हो, सॉरी ऑप्शनल का पेपर 1 हो, तब भी हमको भारत को थोड़ा वो तो लिंक करना होगा। अगर भारत के बारे में नहीं पूछा, अगर पूछा है तब तो पूरा लिंक करें, नहीं पूछा तो थोड़ा सा एक एंगल देना जरूरी है। देखो भारत के संदर्भ में भी देखो जाति व्यवस्था जो कि सामाजिक अंग है, जाति व्यवस्था एक सामाजिक अंग है। जाति व्यवस्था में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का काम है जो कि धार्मिक कार्य, क्षत्रिय का कार्य क्या है युद्ध लड़ना, वैश्य कार्य व्यापार करना, शूद्र का कार्य इन तीनों को सेवाएं करना। ये सब चीज़ देखो कार्य बटा किस आधार पर, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का एक सामाजिक अंग है, मतलब सामाजिक अंग जो कि श्रम विभाजन कर रहा है। तो इस तरह से समाज और व्यक्ति जो कि श्रम विभाजन के आधार पर जुड़ा है। भारतीय समाज में आप देख सकते हो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जाति व्यवस्था। तो इस तरह से हमने एक बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से दुर्खिम के अनुसार जो श्रम विभाजन है उस आधार पर जो कि व्यक्ति व समाज आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको कोई भी कमियां लगे तो आप कमेंट करके हमें आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।